Good morning, students. Welcome back to online classes of Semusi Vidyapith. I am Anshu Kumar Tiwari standing here with my another lecture on your physics of class 12th, chapter 2, electric potential and capacitance. Today's topic on which we will discuss is parallel plate capacitor and expressions of capacitance for a parallel plate capacitor. यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आज हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके कैपेसिटेंस को निर्धारित करेंगे और देखेंगे आज ही इसी वीडियो में कि यदि किसी डाई इलेक्ट्रिक को प्लेट्स के बीच में रख देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है उसके कैपेसिटेंस पे, यानी कि क्या इफेक्ट होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो बेटा बिल्कुल आप लोग एनसीईआरटी जब भी वीडियो देखिएगा तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक्स अपने सामने खोल कर रखिएगा, तभी आप लोग हमें कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक्स खोलकर अपने सामने रखनी होगी। ठीक है, और बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है बाबू? कंडक्टर होता है, मैंने आपको बताया था। और बहुत ज़्यादा अचानक ढेर सारी एनर्जी की जब जरूरत होती है तो बेचारा वो कैपेसिटर ही देता है। एक पंखे को जब शुरू में घुमाना होता है तो शुरू में घुमाने के लिए वो एनर्जी जो आती है, ठीक है, वो करंट जो मिलता है वो कौन देता है बाबू? वो देता है एनर्जी। क्या चीज़? जो एनर्जी स्टोर करके रखा हुआ है कैपेसिटर यानी कंडेंसर, वो देता है बाबू। बात समझ में आ रही है? तो ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी कितना बेहतर दिया था कि जैसे किसी गाड़ी को जब हम चलाते हैं तो शुरू में हम लोग बहुत ज़्यादा बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, एनर्जी अपनी लगाते हैं, और जब चला देते हैं उसके बाद तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्स भी कम लगता है। जब फोर्स कम लगे तो एनर्जी तो कम ही लगेगा, वर्क डन कम होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है बेटा, तो आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। तो आइए देखिए, हालांकि स्फेरिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, लेकिन हम लोगों के जो सिलेबस में है वो है बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो डोंट स्किप दिस वीडियो, ठीक है ना। प्लीज पे योर अटेंशन माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, आइए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम लोग समझते हैं। ये दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट, और दूसरा जो है नेगेटिवली चार्ज। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होता है बाबू। तो एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट और नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे हमने क्या करा दिया बेटा? सेपरेट करा दिया डी डिस्टेंस पे, यानी पॉजिटिव प्लेट को और नेगेटिव प्लेट को हमने डी डिस्टेंस पे सेपरेट किया। ठीक है, ये मान लेते हैं ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर बेटा 2 हो गया। बात क्लियर हुआ? दिस इज प्लेट नंबर 1 एंड दिस इज प्लेट नंबर 2। अब आइए हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। ठीक है ना, हमें क्या करना है? कैपेसिटेंस की गणना करनी है, कैलकुलेशन करना है। तो कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन के लिए आप सबको पता है बाबू कि C = Q/V होता है। हमें क्या चाहिए? Q चाहिए, V चाहिए, तब ना निकलेगा। आपको यह भी पता है कि जो कैपेसिटेंस है Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे R = V/I, कभी भी जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ये इस तरीके से ग्राफ बनता है, यानी हर जगह ये ग्राफ R का है। ठीक है, हर जगह R क्या होता है बाबू? सेम होता है। रीजन, हम लोग क्या करते हैं? V को बदलते हैं, I को बदलते हैं। V बदलता है तो I बदलता है, R वही रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी R क्या है बाबू? कांस्टेंट है। यानी V को बदलने से, I को बदलने से
R पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार Q को बदलने से या V को बदलने से C यानी कैपेसिटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? जैसे एक हम लोग चार्ज को डबल टाइम्स कर देंगे तो उसके कैपेसिटेंस के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के या किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कहेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इस पे। इसके हम लोग कैपेसिटेंस की गणना करेंगे। देखिए 3 जगह देखेंगे बेटा, एक बाहर देख लेते हैं A, एक देख लेते हैं अंदर B और एक देख लेते हैं फिर बाहर इधर C। हम 3 पॉइंट्स पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, चलिए तो इस पॉजिटिव, आपको ये भी मैं बता दूं थोड़ा सा, आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी ये E की डायरेक्शन होती है बेटा। ठीक है, और E की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, यानी टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। यही क्या होता है? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्ज पे हमेशा इनवर्ड होता है। ये चीज़ समझने वाली बात है बेटा। चलिए अब हम लोग बताते हैं, अब इसको हम बताते हैं। आइए इस पॉइंट पे देखा जाए, अगर ये प्लेट 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेट 1 एट पॉइंट A? तो किधर होगा बेटा? अवे मतलब क्या? इधर तो होगा नहीं, इधर तो इसकी तरफ हो जाएगा। अवे माने बाहर, दूर, तो ये हो जाएगा बेटा, ये दिस इज E1। यस, इसके बाद बेटा इसको देखें तो इसकी तरफ आएगा ना, इसकी डायरेक्शन, E की डायरेक्शन इसकी तरफ होगा तो इसकी तरफ आएगा। ये देखिए जा रहा है निगेटिव की तरफ। ठीक है, ये हो जाएगा बाबू E2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, E1 एंड E2, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा इस पॉइंट पे, तो आपको फिर वही काम करिए। तो एट पॉइंट C, what is the direction of electric field intensity? What is the direction of electric field intensity at point C? At point C due to the negative plate and positive plate. तो हमको पता है, as we know, the direction of electric field is declared by the nature of charge. चार्ज के नेचर से हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो टुवर्ड्स नेगेटिव की तरफ, टुवर्ड्स प्लेट के लिए, नेगेटिव के लिए ये E2 हो गया, इसके लिए इसकी तरफ, और पॉजिटिव से दूर यानी बाहर की तरफ, ऐसे बड़ा नहीं होगा, बराबर ही होगा बेटा E1। ठीक है बेटा, आप सबको पता है इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 180 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है? बाहर ये सब काम करेंगे हम लोग। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा निकालते हैं। ठीक है, तो बाहर की तरफ, ठीक है, आउटर रीजन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन आउटर रीजन लिख सकते हैं, या एट पॉइंट A एंड C। तो चलिए पहले तो हम लोग फॉर प्लेट 1, फॉर ड्यू टू प्लेट 1, आइए प्लेट 1 के कारण हम लोग निकाल लेते हैं। क्या होगा बाबू? E1 इक्वल टू, ऑलरेडी पहले हमने आपको बता दिया है कि ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, वेयर सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। बात समझ में आ रही है? सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एप्सिलॉन नॉट इक्वल परमिटिविटी इन स्पेस। ठीक है, वैक्यूम। चलिए E2 इक्वल टू भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E1 एंड E2 हो गया। चलिए ये तो हो गया आपका बेटा। अगर हम नेट E निकालें इस पॉइंट पे, तो नेट E कितना हो जाएगा बाबू? देखिए बराबर है
इक्वल है और अपोजिट है। तो इक्वल न्यूटन्स थर्ड यही लॉ कहता है कि इक्वल और अपोजिट होता है तो नेट क्या हो जाता है, जीरो, यानी रिजल्टेंट यानी मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, दोनों वेक्टर का जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बाबू, जीरो हो जाएगा। यानी कि E इक्वल टू, अगर नेट निकालें E इक्वल टू E1 प्लस E2 तो होगा, लेकिन एक देखिए हम अगर बात करें तो E1 इक्वल टू, देखिए यहाँ दोनों जीरो हो जाएगा, ये जोन माइनस हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ यदि हम लोग लगाते हैं तो E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू हम लोग माइनस E1 लिख सकते हैं, एक दूसरे का अपोजिट। बात समझ में आ रही है ना, E2 इक्वल टू माइनस E1 अपोजिट है तो हम लिख देंगे, अगर तो हम सीधे नेट E अगर निकालते हैं तो E1 प्लस E2 होगा। बात समझ में आ रही है, E1 प्लस E2 होगा। तो E1 के जगह पे क्या रखेंगे बाबू, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 के जगह पे हम माइनस E1 लिख सकते हैं, माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी क्या हो गया बाबू, कैंसिल हो गया, E की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। बात समझ में आ गई ना। ड्यू टू प्लेट 1 था, ये ड्यू टू प्लेट 2। बात समझ में आ रही ना। चलिए ये हो गया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए एंड सी ड्यू टू प्लेट 1 ड्यू टू प्लेट 2। बात समझ आई, यानी कि एकदम स्पष्ट हो गया, इट इज क्लियर दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द आउटर रीजन ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑलवेज बी जीरो। क्या होगा बेटा, विल ऑलवेज बी जीरो, हमेशा क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, हमेशा जीरो के बराबर होगा। चलिए एक दूसरे मेथड से हम इसको जीरो करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए इसको दूसरे मेथड से हम लोग जीरो करने का प्रयास करते हैं, आइए देखते हैं। चूंकि चार्ज, कुछ लोगों का प्रश्न ये भी होगा कि सर ई क्यों अलग अलग हो रहा है, ई सेम क्यों हो रहा है। बेटा आप निकालो ना, जितना चार्ज इस पर है उतना ही चार्ज इस पर है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए अब आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरे तरीके से। चूंकि बेटा यहाँ पे आपको पता है कि थीटा, ये दो वेक्टर्स हैं E1 और E2, और दोनों वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर इसका रिजल्टेंट निकाला जाए तो आपको ये भी पता है कि E इक्वल टू अंडर रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू कास 180 होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ सीधी सी बात हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगा, E इक्वल टू अंडर रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस कास 180 की वैल्यू -1 होता है 2E1 E2, ठीक है बाबू। तो E इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में E1 माइनस E2, मिनिमम वैल्यू होगा बेटा, मिनिमम E इक्वल टू E1 माइनस E2 के इक्वल हो जाएगा। E1 माइनस E2 अगर करेंगे तो स्पष्ट है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। तो इस तरीके से भी आप आउटर रीजन पे क्या निकाल सकते हैं बाबू, जीरो निकाल सकते हैं। आप दिखा सकते हैं क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा अंदर प्रवेश करते हैं, कैपेसिटर के बीच में कहीं देखते हैं। ये एक बाल्टी का काम करता है बेटा, ये एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा देखते हैं एट पॉइंट बी सब सेम होगा, लेकिन केवल डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। देखिए इससे दूर होगा, इससे क्या होगा, दूर होगा, तो दूर होगा तो मैंने E1 की डायरेक्शन इधर। अच्छा इसकी तरफ होगा ना, इसकी तरफ होगा, निगेटिव की तरफ होता है E2, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में है बेटा। तो ये सबको पता है कि जब सेम डायरेक्शन में होता है, यानी ये भी इधर है ये भी इधर, तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। थीटा इक्वल टू कितना बनेगा बाबू, 0 डिग्री। तो निकाल लो ना, आपको निकला है, मिला, छोड़ो ड्यू टू प्लेट 1, आपको मिला है E1 इक्वल टू कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर चाहें तो आप दोनों डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, E इक्वल टू E1 प्लस E2। सर हमको ये सब नहीं समझ में आएगा, तो और बेहतर और विस्तारित करना चाहते हो तो दोनों वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है बेटा। कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो E इक्वल टू हो जाएगा बाबू अंडर रूट में E1
स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2। तो ये हो जाएगा बाबू किस चीज़ का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो ये हो जाएगा बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो बच्चों की तरह एक एक लाइन हम लिख रहे हैं इसलिए कि आप लोगों को समझ में आए। E1 प्लस E2 हो जाएगा। जब E1 प्लस E2 होगा वही काम फिर यहाँ भी करेंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा बेटा इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ गया आपका E की वैल्यू, यानी E कितना आ गया बेटा, E आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए ये E की वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पे नेट B पे, अच्छा सॉरी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब सोचो आप, चूंकि C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, V भी आपको निकालना पड़ेगा। आपको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पोटेंशियल के ग्रेडियंट का काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो E इक्वल टू हमने लिखा था, चूंकि E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। कुछ लोगों को माइनस पचता नहीं है, ये नेगेटिव आ करके ये सिस्टम को डिस्टर्ब करके, यानी सिस्टम में यदि नकारात्मकता आ जाती है तो वहां पर थोड़ी सी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी भी डिस्टर्ब होता है। तो यहां पर कहने का सीधा सीधा मतलब है कि इस नेगेटिविटी को पहले इसको चुटकी में मसल के बाहर भगाओ। तो इसको भगाने का सबसे बेहतर मेथड है कि हम इसको लिख सकते हैं बेटा E इक्वल टू वी बाई आर। डी भाई डी टी को हटा दिया हमने, डिफरेंशिएशन पार्ट को हटा दिया, तो v इक्वल टू क्या होगा बेटा E इंटू आर। आर के जगह पे मैं लिया हूं बेटा d। यस माय डियर, ये हो गया E के जगह पे लिखेंगे बेटा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू d। ये हो गया बेटा v की वैल्यू, v भी निकल गया। अब जब की मिल गया, v मिल गया, अब सबको पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है बेटा वो होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए होता है। तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया, यही दो रिलेशन को हम रखना है। और सो C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है ना, तो Q के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, Q के जगह पे हम लोग रखेंगे सिग्मा इंटू ए, बाई वी के जगह पे हम लोग रखेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, बात समझ में आ रही है ना। तो C का अंत में रिलेशन आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, देखिए यहां से ये सिग्मा 0 ऊपर चला जाएगा, सिग्मा नॉट इंटू ए बाई डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ये कैपेसिटेंस का फार्मूला हो गया। बात समझ में आ रही ना, यानी C पैरेलल के लिए सिग्मा नॉट इंटू ए बाई डी। वो भी कब, विदाउट एनी डाई इलेक्ट्रिक, यानी कि इसमें डाई इलेक्ट्रिक का कोई महत्व नहीं है अभी, हमने ये विदाउट डाई इलेक्ट्रिक है। क्या है बेटा, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, या फिर कह सकते हैं बेटा कि डाई इलेक्ट्रिक के रूप में इसमें एयर है, एयर है। अगर बेटा नहीं रहता ना कोई डाई इलेक्ट्रिक तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, इतना तेज गर्म हो जाता ये कि चिपक जाता आपस में, तो फिर जो काम करना था वो करेगा नहीं, आपस में चिपक जाएगा, लड़ जाएगा आपस में। बढ़िया एनर्जी लेकर के चला था, बढ़िया हमारा काम हो रहा था, तब तक आपस में लड़ करके एनर्जी खत्म कर दिया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, अच्छा काम हो रहा था, अच्छा पंखा को घुमा दे रहा था, अच्छा एनर्जी दे रहा था, लेकिन अचानक हुआ क्या कि चार्ज बढ़ता गया, ड्यू टू पोलराइजेशन बढ़ता गया, इंक्रीज होता गया। एक ऐसी स्थिति है कि इतना इंक्रीज हो गया कि हद पार किया। जब सीमा लांघा तो वही हुआ, याचना नहीं अब रण होगा। तो अब याचना नहीं होता है चार्ज के बीच में कि बाबू चल हम लोग सेट कर लेते हैं, एनर्जी देते हैं बाहर वालों को, अब याचना नहीं हो रहा, आप सीधे यहाँ रण होगा और दोनों आपस में चिपक जाएंगे और लड़ जाएंगे आपस में। और जब आपस में लड़ेंगे तो फिर वो जो एनर्जी दे रहा था वो खत्म हो जाएगा।
खुद का कारण बन जाएगा नाश का। बात समझ में आ रही ना? तो इसीलिए हम लोग बीच में डाइइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, ठीक है ना। तो डाइइलेक्ट्रिक एयर का काम कर रहा है। एयर का चूंकि के जो होता है 1 होता है बेटा, सबको पता है, मैंने उस दिन भी बताया था, ठीक है। चलिए अब आइए विदाउट डाइइलेक्ट्रिक। हाँ, एक चीज बड़ी चीज हम बता रहे हैं, थोड़ा सा आप यहां ध्यान दीजिए। क्या यहां पर या तो ये C जो है एरिया पे डिपेंड कर रहा है या फिर डी पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे। या तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, नहीं तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। या तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, नहीं तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। यानी एरिया क्या है बेटा, या हम एक लाइन में कह सकते हैं, एक लाइन हम यहां से मिटाते हैं बेटा, एक लाइन में हम यहां पे कह सकते हैं कि इट इज क्लियर दैट capacitance depends on the ज्योमेट्री यू नो बेटा। यस, यही तो सबसे बड़ी चीज है बेटा। ज्योमेट्री मीन्स लेंथ, ब्रीथ, हाइट। यानी हो सकता है बेटा लेंथ भी हो सकता है, ओनली ब्रीथ भी हो सकता है, ओनली हाइट भी हो सकता है, और लेंथ और ब्रीथ मिलके एरिया भी हो सकता है, लेंथ इंटू हाइट मिलके एरिया भी हो सकता है, लेंथ ब्रीथ हाइट मिलकर के वॉल्यूम भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि या तो वो एरिया पे डिपेंड करेगा, यस माय डियर स्टूडेंट, या तो वो एरिया पे डिपेंड करेगा, या फिर वो लेंथ पे डिपेंड करेगा, या फिर वो वॉल्यूम पे डिपेंड कर सकता है। जबकि कहीं भी आपको Q और V नहीं दिख रहा है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज Q एंड वोल्टेज V। समझ में आई कि नहीं? बात तब पचेगी बेटा जब NCERT खोल के बैठे हुए सामने। नहीं पच रही है, इसका मतलब यह है कि आप के अंदर जो HCl का निर्माण होता है, जो पेट में आग लगती है किसी चीज को समझने की, वो मर चुकी है, ठीक है। तो अब देखिए, इसके बाद हम फिर समझाते हैं। हाँ, कोई कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि मान लीजिए कि हम चार्ज को 4 गुना कर दिया। बेटा चार्ज को तुम 8 गुना करो ना, तुम 20 गुना करो ना चार्ज को, उससे मतलब नहीं है। कैपेसिटेंस सेम रहेगा, ज्यादा बढ़ाएगा चूर चूर हो जाएगा। देख लो ना, मैंने पहले भी बताया था, चार्ज को ज्यादा बढ़ाओगे आपस में चार्ज ही लड़ जाएंगे और चूर चूर हो जाएंगे, रण कर लेंगे, युद्ध कर लेंगे, है ना। वही चीज यहां पे चार्ज को चाहे जितना भी बढ़ा लो, उससे मतलब नहीं है। यदि एरिया को 2 गुना कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस पर प्रभाव पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी लिखा है, इट इज क्लियर दैट कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री। मतलब अगर एरिया को बढ़ा दिया जाए तो C यानी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और इनके प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को घटा दिया जाए तो कैपेसिटेंस घट जाएगा। अर्थात स्पष्ट हो गया कि बाल्टी क्या हो जाएगा, बगल करीब कर देंगे तो बाल्टी छोटा हो जाएगा। जब बाल्टी छोटा होगा तो छोटे बाल्टी में कम पानी आता है बाबू, बात समझ में आ रहा है। तो कैपेसिटेंस उस स्थिति में घट जाएगा, चार्ज के स्टोर करने की क्षमता घट जाएगी। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब, यदि बेटा एरिया को 2 गुना कर देते हैं तो कैपेसिटेंस 2 टाइम्स हो जाता है। अगर एरिया को भी 2 गुना कर दें, साथ ही साथ बीच के डिस्टेंस को भी 2 गुना कर दें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा क्या कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कैपेसिटेंस पर। अर्थात कैपेसिटेंस रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन वी इंक्रीज
व्हेन वी इंक्रीज द एरिया 2 टाइम्स एंड डिस्टेंस ऑल्सो 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स दोनों को बढ़ा दिया जाए तो कैपेसिटेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर एक बार उसी चीज को मैं दोहराता हूं कि चार्ज पर, ये बहुत बड़ी बात मैंने लिखा है कि चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। चार्ज को चाहे आप जितना भी बढ़ा लीजिए, 8 गुना कर दीजिए, 10 गुना कर दीजिए, 10 टाइम्स, 14 टाइम्स, 40 टाइम्स कर दीजिए, लेकिन इसके कैपेसिटेंस पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यस माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ, अब चलिए थोड़ा सा और एक चीज बाकी थी, मैं उसको बताता हूं। आइए अब देखिए, ये चीज आपको क्लियर हो गया कि एक कैपेसिटर के लिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किन किन बातों पर निर्भर करता है, कैपेसिटर किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, इसको डाई इलेक्ट्रिक कैसे प्रभावित करती है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए छोटा सा एक क्लू दे देते हैं आपको कि यदि इसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक को भर दिया जाए, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें अगर रख देते हैं बेटा, सपोज कर लो अगर ऐसे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख देंगे बीच में, जैसे केज इसका है, तो इसको क्या करेगा, ये दोनों को सेपरेट किया रहेगा, अर्थात इसको आपस में चिपकने से पहली बात रोकेगा, आपस में चिपकने से रोकेगा, आपस में चिपकने से रोकेगा। लेकिन बीच में तो हमने डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया है बेटा, इंसुलेटर। जब इंसुलेटर डाल दिया है तो इसमें घट जाएगा, क्या घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, डिक्रीज होगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि वहां पर कैपेसिटेंस जो सी हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा बाबू। बात समझ में आ रही ना, यानी कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है डाई इलेक्ट्रिक को डालने से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के भीतर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को रखने से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, जबकि कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। C = K × C0 होता है, जो C0 है पहले वाला बिना डाई इलेक्ट्रिक का, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, और ये है विथ डाई इलेक्ट्रिक, तो K टाइम्स बढ़ जाता है बाबू। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करेंगे तो E0/K हो जाता है। डोंट वरी, इस विषय पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। याद रखिए, अगर इस वीडियो से रिलेटेड या इसके पहले मैंने जो भी पढ़ाया है बेटा, इफ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनी टॉपिक्स, ठीक है, कॉल मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन बेटा आप तभी कनेक्ट कर पाओगे इन सब चीज़ों को जब आप NCERT अपने सामने खोल करके बैठोगे, बिना किताब का। बेटा यदि आपके पास बुक नहीं है, आप तुरंत बुक ले लीजिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज़ को पढ़िए, ठीक है। और ध्यान में रहे कि जब तक आप NCERT खोलकर नहीं बैठेंगे बेटा, मेरे लेक्चर से आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप NCERT खोलकर बैठिए, 100% श्योर है कि एक एक लाइन NCERT की कनेक्ट कर पाएंगे आप जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। कनेक्टिविटी बनाने के लिए और आपको किसी भी विषय की अधिक तत्वालोकन के लिए आपको ज़रूरी है कि आप NCERT किताब अपने सामने खोल करके बैठें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अभी विदाउट डाई इलेक्ट्रिक हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा है, फिर उसके बाद विथ डाई इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे। देखते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक क्या बिगाड़ लेता है किसी कैपेसिटर का। बात समझ में आए ना, डाई इलेक्ट्रिक क्या बिगाड़ लेता है, इसका मतलब डाई इलेक्ट्रिक बिगाड़ता है। तो थोड़ा सा देखते हैं क्या बिगाड़ता है कि बनाता है, इसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।